वेरी मच फॉर दैट। तो मैं कुछ तो बोलूँगा अंग्रेजी में, क्योंकि ये पीपीटी बनाई है अंग्रेजी में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। अब ये जो दिया गया है वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दिया गया है, एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स इन नेशनल सिनेरियो। अभी कैसा है कि दिन बदल रहे हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, और इसकी और एक विशेषता है कि समय की गति और बदलाव की गति, इसमें अभी अंतर आ गया है। समय की गति तो वही है, 60 सेकंड का 1 मिनट है और 60 मिनट का 1 घंटा है, लेकिन जो बदलाव है उसकी गति बहुत गति से बदलाव बदलते जा रहे हैं। दुनिया बहुत गति से बदलते जा रही है, इसलिए अभी हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ भी बदलते जा रही है। उसको हमने खुली आंखों से, खुले दिल से, खुले मन से देखना चाहिए। यही संदेश में इस पीपीटी के तरफ पीपीटी के माध्यम से आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग जो आते हैं इस कोर्स में वह चिकित्सक बनने के लिए आते हैं। हम नीट देते ही इसलिए कि हमको डॉक्टर बनना है, और अभी एनसीआईएसएम का चेयरमैन खड़े रह के बोलता है कि आप आईएएस बनो। आपको भी ऐसा लग रहा है कि फिर बीएएमएस क्यों किया। ऐसा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग ये आते रहती है, और वो हम लोगों ने खुले मन से देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी के सभी उधर जाए। मैं जानता हूँ कि सभी के सभी जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो चिकित्सक बनने वाले हैं, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होते रहती है, तो इसलिए उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी यह जो टाइटल था उसमें से मैंने 3 कीवर्ड्स निकाले हैं। एक है नेशनल सिनेरियो, दूसरा है एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, और अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये तीनों चीज़ें उसमें आई थी, इसलिए मैंने ये 3 कीवर्ड्स इसमें से निकाले हैं, और इन 3 मुद्दों को पकड़ के मैं आगे बात करूँगा। अब ये भी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे बाद वाले जो वक्ता है वो रिसर्च में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बात करने वाले, इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करने वाले, एंटरप्रेन्योरशिप के सिनेरियो में बात करने वाले, वो सब मैं छोड़ देने वाला हूँ। तो इसलिए ये जो 3 कीवर्ड्स है वो मैंने पकड़े हैं, और जो बाकी जो वक्ता जिस विषय को देखने वाले उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। जस्ट एक आधा शब्द उसमें से आ गया तो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ 3 कीवर्ड्स है, उसमें से सबसे पहला है नेशनल सिनेरियो। अभी नेशनल सिनेरियो क्या है, तो सर्वसाधारण रूप से हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद के अच्छे दिन आए हैं, बहुत प्रधानमंत्री जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आयुष की मिनिस्ट्री बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, आयुष की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। लेकिन जो आयुर्वेद चलता है, जो हमारी रोजी रोटी निकलती है, वो समाज से निकलती है, ये हमारे पॉपुलेशन से निकलती है। तो अभी उसकी स्थिति क्या है? सरकार तो आपके बाजू से है, लेकिन लोग आपके बाजू से है कि नहीं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी शोज 95% ऑफ द इंडियंस आर अवेयर अबाउट आयुष सिस्टम एंड 53% ऑफ अर्बन इंडिविजुअल्स यूज आयुष फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पास्ट 365 डेज। पिछले साल एक साल में 40% ग्रामीण लोगों ने और 53% शहरी लोगों ने आयुर्वेद की चिकित्सा ली है, जो हमारे पेशेंट हैं। ये आप ध्यान में रखिए बहुत स्पष्ट रीति से। ये कोई मैं च्यवनप्राश की बिक्री की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 6%, 6 गुना बढ़ा है, वो च्यवनप्राश का सेल नहीं बढ़ा है। नंबर ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर एंड एवरी ईयर। सो दोनों चीज़ें हैं कि इंस्टीट्यूट कब बढ़ती है, जब सोसाइटी से डिमांड रहती है। आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग की कहानी, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तय किया कि मेरे बच्चे को, यानी पेरेंट जो है उन्होंने तय किया कि मेरे बच्चे को मैं इंजीनियरिंग नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बच्चे को नहीं भेजने का निर्णय जो है ये न यूनिवर्सिटी ने लिया है, न सरकार ने लिया है, न वो कॉलेज ने लिया है, वो लिया है सोसाइटी ने। तो ये सोसाइटल डिसीजन है। ये हमारा जो समाज है वो एक क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो सोचता भी है, निर्णय भी लेता है, और
इसलिए ये जो इंडिकेटर है कि नंबर ऑफ आयुर्वेदा कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ये इसकी सोसाइटी में डिमांड बढ़ रही है। अभी प्रीफरेंस जो है, अभी आप देखते हैं कि नहीं मालूम नहीं, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी के कारण देखना पड़ता है कि पहले जो था, पहले एमबीबीएस को प्रीफरेंस दिया जाता था, फिर बीडीएस को दिया जाता था, फिर आयुर्वेद को दिया जाता था, फिर आगे होम्योपैथी, फिर फार्मेसी वगैरह ऐसा सब चलता था। अभी परिस्थिति बदल गई। अभी परिस्थिति ये है कि एमबीबीएस के बाद में पहला प्रीफरेंस जो है वो आयुर्वेद को दिया जाता है, वो न वहाँ नहीं मिली तो फिर बीडीएस की तरफ लोग जाते हैं। तो ये प्रीफरेंस चेंज का है। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो एमबीबीएस की हमारी एडमिशन छोड़कर आयुर्वेद को आए हैं, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की तो न्यूज़ छपी थी। तो आप लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे, आप लोगों के पास इसकी जानकारी भी होगी कि ये जो प्रीफरेंस है आयुर्वेद के लिए, ये नीट एस्पायरेंट्स में बढ़ा हुआ है। ये ग्लोबल मार्केट साइज जो है वो 6 गुना बढ़ा है गए 10 साल में। तो 6 गुना का मतलब क्या होता है? 6 गुना का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इशूइंग आयुष वीज़ा फॉर प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म। अब ये सरकार की तरफ से है कि वीज़ा अनेक प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन विशेष रूप से आयुर्वेद के लिए आने वाले जो लोग हैं उनको आयुष वीज़ा मिलता है। वीज़ा की एक कैटेगरी निर्माण हो गई है नवीन। इसका मतलब आने वालों की संख्या का आप कल्पना कीजिए, यदि एक आदमी आता तो भारत सरकार उसके लिए, या 10, 12, 20, 25 आदमी आते तो उसके लिए आयुष वीज़ा की अलग कैटेगरी निकालते क्या सरकार? नहीं निकालते, चाहे सरकार किसकी भी। यहाँ जो आने वाले हैं, यानी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ने के कारण, ये नेशनल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए कहाँ आते हैं? भारत में आते। ये किसके पास आ रहे हैं? वैद्य के पास आ रहे हैं। ये जामनगर में आ रहे, ये राजकोट में आ रहे, ये अहमदाबाद में आ रहे, ये सूरत में आ रहे, ये बम्बई में आ रहे, ये नागपुर में आ रहे, ये बंगलोर में आ रहे, केरल में तो आ ही आ रहे। तो इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है। और 12,500 आयुष आरोग्य मंदिर ये अभी तक करीब करीब ऑपरेशनल होने की स्थिति में है। 9,500 10,000 तो हो गए हैं, अभी 1,000 1,500 बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। एंड आयुष सेक्शन जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल का हिस्सा बनने लगा है। अब ये सोच में का बदलाव, पहले आर्मी में कहीं पर भी आयुर्वेद को, होम्योपैथी को खड़ा भी नहीं करते थे। अभी वहाँ पे आयुष सेक्शन बना है। दिल्ली में एम्स में आयुष सेक्शन बना है, सफदरजंग में आयुष सेक्शन बना है। और एम्स की जो गवर्निंग बॉडी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एलोपैथी की, पूरे देश भर में उनके 22 संस्थान है, सभी में आयुष का जो सेंटर है वो खुलने लगा। ये क्यों खुलने लगा? उनको बहुत प्यार बढ़ गया क्या आयुर्वेद के लिए? नहीं, ये ज़रूरत बढ़ी है, उसके कारण ये बढ़ा। तो इसको भी हम लोगों ने ठीक ढंग से समझना चाहिए। ये है हमारा नेशनल सिनेरियो। अभी ये एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं पहले, तो इसमें पहला है टीचिंग। ये टीचिंग इन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन, शिक्षक बनना, उसकी प्रक्रिया आप सब लोगों को मालूम है कि अभी इसके बाद में एमडी होना है, और एमडी के बाद में एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। उसके बाद में उसके लिए आप लायक हो जाओगे, काबिल हो जाओगे। उसके बाद में आप, अब कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब शिक्षकों की ज़रूरत बढ़ रही है। ये भी आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी की तरफ से। और शिक्षकों की ज़रूरत जब, जैसे अलग अलग ये क्या कहते हैं उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट सेंटर बन रहे, शिक्षक तो आने ही है वहाँ पे। प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे, डीम यूनिवर्सिटीज़ में आयुर्वेद कॉलेज खुल रहे हैं, तो इसमें सब में शिक्षकों की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है टीचिंग में कि इन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस। अभी टीचिंग की दूसरी मैंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखी है, इन अदर इंस्टीट्यूशंस। उसमें 2 कैटेगरी की है, उसमें और भी कैटेगरी हो सकती है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूशन, जैसे एम्स है। एम्स दिल्ली में जो पोजीशन सैंक्शन हो गई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, ये सैंक्शन हुई है। मेडिकल ऑफिसर की तो हुई। तो ये एम, यू विल बी द टीचर वेयर? इन एम्स दिल्ली, वेयर? इन एम्स ऋषिकेश, वेयर? इन एम्स त्रिवेंद्रम। ये एक अपॉर्चुनिटी, इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए।
और दूसरा है नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आप बोलोगे नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको मालूम है आयुर्वेद जैसा सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग देखते होंगे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और सोवारिकपा, ये चारों का संचालन जो है वो NCISM की ओर से होता है। उसमें से सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक विद्यार्थी थी, उसका नाम था शुभती रेड्डी। उसने BSMS किया, जो उसके बाद MD किया सिद्धा में, और उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे जो है वो इसमें आगे काम करना है। उसने क्या किया कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, और वो ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि मैं US में जाके नैनो टेक्नोलॉजी में MS करने के लिए एलिजिबल हूँ। मेरा शब्द ध्यान में रखिए आप, एलिजिबिलिटी। जाके मेरे मन में तो इच्छा है कि मैं जाके MIT में जाके इंजीनियरिंग में खड़ा कौन करता है। तो ये खड़े करने की जगह उसने ढूंढी, उसने वहाँ जाके नैनो टेक्नोलॉजी में MS किया। बाद में क्या किया उसने, उसको आगे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली PhD करने की। उसने PhD किया और फिर पोस्ट डॉक करने के लिए वो जापान गई। वहाँ पे उसने बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी में की। उसने वो लड़की ने मुझे उसके गाइड का फोटो दिखाया था। दैट गाइड, शी इज 90 ईयर्स ओल्ड, 90 साल में, बड़े ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जापान के वो नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी, और ये उसकी स्टूडेंट रही। और वहाँ से आने के बाद उसने क्या किया, आपने VIT का नाम सुना है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। VIT में वो एसोसिएट प्रोफेसर है, पहले असिस्टेंट की प्रमोशन हो। अब ये तो एकदम नया ही रास्ता है, इसको भी हमने सोचना चाहिए। इसका दूसरा कारण ऐसा है कि अभी जितने भी IITs है भारत में के, उन्होंने PhD के लिए हमारे जो MD है उनको एलिजिबल किया, सिर्फ परीक्षा पास होनी पड़ती है। ये ब्रैकेट में है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा पास हुए आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। सो दीज आर दी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। इससे भी ज़्यादा और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ और इससे एसोसिएटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो रिसर्च में भी है, उसके बारे में अलग से बात होने वाली है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अभी दूसरा है अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अभी दूसरा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र की एक लड़की अभी BMS हुई, शुभती रेड्डी को तो 5 साल हो गए। उसने BMS होने के बाद उसने इंग्लैंड में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो भी उसने नैनो टेक्नोलॉजी में किया, कुछ काम किया। एंड शी इज द यंगेस्ट गर्ल और प्रोफेशनल हु गॉट मेंबरशिप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। यहीं से अभी पढ़ी है 2 साल पहले, अभी 2 साल 3 साल पहले BMS हुई है, पुणे से, बहुत दूर से नहीं है, यहाँ से। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी। मेरे पास एक विद्यार्थिनी थी, उसने तो, और एक वो एकेडमिक्स में नहीं गई, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे उसके विषय में आदर लगता है, ये नहीं लगता है अभी भी। तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे वो जो थी वो पिछड़ी जाति की थी, तो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंग्लैंड में जाके पढ़ना है। अब उसने क्या किया, MD किया, नागपुर से ही किया। मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आती थी और मुझे बार बार ये पूछती थी, मैं फिर उसके लिए इधर उधर से जानकारी ढूंढता था। ढूंढते ढूंढते उसने पब्लिक हेल्थ में वहाँ के मास्टर्स में एडमिशन, पब्लिक हेल्थ में वहाँ से एलिजिबल है, ध्यान में रखिए, BMS इज एलिजिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन UK। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एलिजिबिलिटी आपकी कहाँ कहाँ पर है। और वहाँ जाकर उसने वो पूरा किया और आज वो इंग्लैंड में सेटल हो गई। वो उतना ही मेरे को अच्छा नहीं लगा, वापस आती तो अच्छा रहता। लेकिन ये जो कमाल उसने करके दिखाई वो लड़की ने, इसलिए मेरे मन में उसके विषय में बहुत आदर है, भले ही कहने के लिए मेरी स्टूडेंट है। तो ये अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में एक है क्लिनिकल प्रैक्टिस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तीसरा है मैनेजमेंट, चौथा है आयुर्टेक, पांचवा है आयुर्वेद फार्मेसी, और छठवा ग्रुप मैंने किया है अदर नॉन कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं दिन भर आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ घंटी बजाने वाले बैठे हैं, इसलिए मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ
कि अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो सिनेरियो है पुराना, वो बदलते जा रहा है और ये जो नई चीज़ें हैं वो हम लोगों को सीखनी चाहिए। अभी आप नेशनल सिनेरियो में देखिए कि अब हमारे जो एमबीबीएस वाले मित्र हैं आपके, वो आगे जाके क्या करने वाले हैं? वो कारपोरेट हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले। आज के तारीख में एलोपैथी में खुद का हॉस्पिटल खोलने के लिए बाप के पास बहुत पैसा चाहिए, वो सबके बाप के पास नहीं है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है उल्टा, कि हमको सेटअप के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। हम हमारा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हमारा अस्पताल भी खोल सकते हैं, आज भी खोल सकते हैं। और जिस प्रकार से सभी लोगों को टर्शियरी केयर की ज़रूरत नहीं रहती, सभी लोगों को कारपोरेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती, ये जो मिड लेवल और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, ये हमारा बल स्थान है। लोग आज उसके लिए ढूंढते हैं।